सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस एनालिसिस क्यों बहुत ज़रूरी है। तो हमने इससे पहले भी एक बेसिक डिस्कशन किया था और आपसे यहाँ पे हमने बताया था कि एक चीज़ देखी थी कि सिलेबस बेसिकली आपके और यूपीएससी के बीच का कम्युनिकेशन है, और सिलेबस उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आपको प्रिंट रूप में दिया जाता है। अगर हम प्रिंट रूप देखेंगे तो यूपीएससी ने जो सिलेबस हमें दिया है वो बहुत छोटा है। अगर छोटा सा अगर उस पर हम एग्जाम्पल लें तो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है जो प्रिंट फॉर्म में आता है। ठीक है, तो यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर में क्या कहता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये आपका जीएस पेपर 1 का 250 मार्क्स का सिलेबस है। ठीक है, जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और गुरुकुल में जो 5 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी वो किससे शुरू होंगी, वो आपकी इंडियन सोसाइटी की शुरू होंगी। सबसे पहले ज़रूरी है क्योंकि इसी सोसाइटी में ही हमारा सब कुछ इन्वॉल्व है। ये इकोनॉमी किसके लिए, सोसाइटी के लिए। ये पॉलिटिक्स किसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो और ये सारी चीज़ें चलती कैसे हैं, सोसाइटी से चलती हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अब इसमें कितना छोटा दिया, एंड सोसाइटी, एक छोटा सा वर्ड दिया है सोसाइटी, इसमें 2-4 वर्ड और इन्होंने बढ़ा दिए हैं लास्ट में जाके। लेकिन इससे हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि यूपीएससी बेसिकली हमसे चाहता क्या है। ठीक है, आखिर ये इंडियन सोसाइटी है क्या, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, क्या हमें पढ़ना है। हमें अगर न्यूज़पेपर उठाना है तो न्यूज़पेपर हम क्या और कैसे उसको पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो चलिए हम जीएस पेपर 1 की अगर बात करें तो 250 मार्क्स का हमारा जीएस पेपर 1 है। ये रिटर्न एग्जामिनेशन है सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से। और अगर हम देखें ध्यान से इसे तो इसमें एक पार्ट हो जाता है हिस्ट्री का, ठीक है, इतिहास का जिसे हम लोग बोलते हैं। तो लिखते जाओ इसको साथ साथ मेरे, और जहां हम डिस्कशन पे आएंगे वो तुम्हें डिस्कशन करना होगा। तो हमने यहां लिखा हिस्ट्री हमारा पार्ट है। तो सबसे पहले हम जीएस पेपर 1 पे आज डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। 4 पेपर होते हैं जीएस के, 1, 2, 3 और 4। 1000 नंबर का क्या होता है, जीएस होता है हमारे पास। तो हर स्टूडेंट को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले हमने डिस्कशन किया प्री क्या है, मेंस क्या और इंटरव्यू क्या है, इन तीनों का ओरिएंटेशन क्या है। मेंस हमारा रिटन पार्ट है, ठीक है। तो ये 1750 मार्क्स का होता है, कितना, 1750। और याद रखना तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मेंस के मार्क्स ही सबसे जरूरी होते हैं। उसमें 1000 नंबर जीएस का होता है, बाकी 500 नंबर तुम्हारे किसके होते हैं, आपके ऑप्शनल पेपर के, और 250 नंबर एसए के होते हैं। तो जीएस से ही निकल कर आता है 250 नंबर का एसए। ऐसे हम क्लास में जब अच्छी राइटिंग स्पीड करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं, तो हम 250 नंबर वहां से गेन कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक प्रोसेस होता है। सो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, पूरे दुनिया में क्या चल रहा है। दूसरा आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला और संस्कृति। तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक इतिहास जिसे हम लोग कहते हैं, जहां अंग्रेजों के, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से और भारत की स्वतंत्रता तक या उसके बाद के इतिहास में मॉडर्न वर्ड हम यूज करते हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद। इसी में एक और पार्ट आ जाता है जिसे हम लोग आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, कला और संस्कृति, जो इतिहास के साथ साथ चलता है। क्योंकि इतिहास के साथ साथ समाज में कला, मूर्ति कला, मंदिर कला, इन सब चीज़ों का लगातार उत्थान होता रहा। तो ये हमारा सेगमेंट है। दूसरा पार्ट होता है हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं इन सोशल इश्यूज, यानी सामाजिक मुद्दे, ठीक है, जो पेपर 1 का ही पार्ट है। और तीसरा पार्ट जिसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। तो ये पेपर 1 के 3 पार्ट हमारे हो गए। पेपर 2 250 मार्क्स का। पेपर 2 का जो पार्ट है उसमें इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राज व्यवस्था, यानी हमारा संवैधानिक ढांचा क्या है, हमारी चीजें क्या हैं। इंडियन पॉलिटी के साथ गवर्नेंस। गवर्नेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे लिए, गवर्नेंस का हिस्सा तुम हो। शासन कैसे चलेगा, ये तुम्हारा गवर्नेंस। जैसे आईएएस ऑफिसर किसका पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है, गवर्नेंस। और तीसरा पार्ट है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध। इनके बारे में बात करते हैं। अब आ जाते हैं जीएस पेपर 3 में। थोड़ा सिलेबस इसका लंबा होता है जीएस पेपर 3 का। जीएस पेपर 3 250 मार्क्स। हाँ बेटा, इसी का पार्ट है, सोशल जस्टिस इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। जब सोसाइटी में जस्टिस आप लेकर आओगे, जस्टिस का मतलब क्या हुआ, गवर्नेंस का पार्ट हो। गवर्नेंस, अभी मैंने क्या एक लाइन बोली कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप जस्टिस किसको दोगे। जैसे मान लो सरकार ने कहा कि हमें एक लोक कल्याणकारी राज्य बनना है डीपीएसपी में, तो गरीबों के लिए एक योजना चलाई। अब वो योजना का लाभ अगर मिलेगा तभी तो सामाजिक न्याय होगा। अगर गांव की शिक्षा, तो क्या वो शिक्षा कौन देगा, जो गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है, जो भी गवर्नेंस में आता है, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो लोकल कोई ऑफिसर हो, वो अगर वो चीजें हो पाएंगी, या जैसे शिक्षक हैं, वो सभी उसी का पार्ट है।
तो उससे क्या होगा, तभी सामाजिक न्याय मिल पाएगा। जो सोशल जस्टिस होता है वो बेसिकली आउटकम ऑफ प्रोसेस होता है, ठीक है, आउटकम। न्याय जो होता है जब भी वो किसी का आउटकम होता है। मान लो तुमने कहा कि सर मुझे, जैसे हमने उस दिन इच्छा और मांग के बारे में बात की थी, तो आपने कहा कि सर एक बच्चे को क्या मिलने चाहिए, गांव के बच्चे को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ मिलना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो भारत का हर नागरिक को मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो फिर क्या होगा, सामाजिक अन्याय होगा, उसको उसका हक नहीं मिला। तो फिर हमने क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। तो भारत के लोगों में, भारत की भूमि के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इनजस्टिस हो जाएगा। तो इनजस्टिस अगर हो चुका है पहले, मान लो अंग्रेजों का शासन रहा, इनजस्टिस हो गया, तो भारत की सरकार को क्या करना, जो चुनी हुई सरकार है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेगी, उस जस्टिस को एस्टैब्लिश करेगी, ठीक है, किसी को शिक्षा देगी, बिजली देगी, सड़क, पानी। तो ये प्रोसेस है, क्या है ये प्रोसेस, और उसका आउटकम है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जीएस पेपर 3 की बात करते हैं। जीएस पेपर 3 में सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि का है। एग्रीकल्चर यानी कृषि। दूसरा इंडियन इकोनॉमी। अब ज्यादातर को लगता है कि जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी है, मैंने अलग अलग कर दिया, क्योंकि भारतीय कृषि सबसे बड़ा डोमेन है, ये इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो उसको इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, लेकिन 90 मार्क्स के बराबर इनपुट केवल एग्रीकल्चर से है। तो एग्रीकल्चर सिर्फ इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट जो जीएस पेपर 3 है ना, वो बहुत इंटरलिंक सब्जेक्ट है। जैसे पेपर 2 सोशल जस्टिस वही समझा सकता है जिसको सोसाइटी समझ में आ गई हो, क्योंकि सोसाइटी में 2 ही तरह की चीजें होती हैं, या तो आप इंक्लूड है या आप एक्सक्लूड हो। अगर आपको आपका हक मिल रहा है तो इंक्लूजन है, समावेशन है, और अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तो आप बहिष्करण हो। तो जो बहिष्करण है, जिसका एक्सक्यूजन हो, जो उसको खींच के क्या लेकर आना है, अंदर लेकर आना है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इंडियन, जो हमने बात की, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। एनवायरमेंट, पर्यावरण। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। और इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा, ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा होता है। इसके बाद जीएस पेपर 4, चूंकि आप लोग आईएएस बनने जा रहे हो, आईपीएस बनने, प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, तो प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। पहला गुण, सबसे पहली चीज है उसके अंदर सत्य को पहचानने का गुण होना चाहिए। वो सत्यवदित, यानी कि वो सत्य बोलने वाला हो। तो ट्रुथ क्या है, इंटीग्रिटी, यानी जो ड्यूटी तुम्हें दी गई है वो ड्यूटी को तुम्हें सही से पूरा करना। हमारी समस्या क्यों है, सोशल इनजस्टिस क्यों होता है, सरकार ने पैसा दिया, जिसको जिसका हक देना है, मान लो आपको किसी को इसका हक देना है, स्कूल बनवाने हैं, कॉलेज बनवाने, आपने सारा पैसा क्या किया, अंदर रख लिया, और वो स्कूल नहीं बना, वो जो है सड़क नहीं बनी, तो क्या हो गया, सोशल इनजस्टिस हो गया। तो माना जाता है कि जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए। एथिकल वैल्यूज मतलब कि मुझे सही निर्णय किस रूप में लेना है। और जब आप डिसीजन लेते हैं, एक्चुअली ये जो पेपर 4, इसको बड़े ध्यान से समझना, ये तुम्हारा कोर है। जब आप डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन को लेने के लिए कई प्रोसेस होते हैं। आप ये देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ये देखते हैं कि आपके वैल्यूज क्या हैं। जैसे आपको ये सिखाया गया कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप झूठ नहीं बोलोगे, आपके ये वैल्यूज होती हैं। आपको लगता है कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए, बहुत से परिवारों में बताया जाता है ना कि किसी से मत लो, किसी से कुछ मत लो, तो आपको किसी का हक नहीं मारना है। तो आपको इसका मतलब है जब आप कहीं भी जाएंगे तो उसके लिए आप काम करेंगे। एक ऑफिसर से उम्मीद की जाती है कि एथिक्स और इंटीग्रिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि नीति और सत्यनिष्ठा। तो अगर वो अपनी ड्यूटी सही से, किसी भी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए और किसी निर्णय को लेने के लिए, 2 चीजें, फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एंड टू टेकिंग डिसीजंस। अब देखो कोई लिख नहीं रहा है इसको, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एथिक्स इंटीग्रिटी सब लोग जानते हैं, बट व्हाई एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, इज इट अ सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये क्यों जो पढ़ाया जा रहा है, अगर ये तुम समझ गए तो तुम्हारे लिए यूपीएससी आसान है। मैं यही आज डिस्कशन करना है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब एथिक्स और इंटीग्रिटी तुम्हारे लिए 2 चीजों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। एक, टू परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज,
यानी संविधान के अंतर्गत जो तुम्हें ड्यूटी कर्तव्य दिए गए हैं उनको निभाना। तुमसे ये भी नहीं कह रहा कि तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करो, सुपरमैन बन जाओ। वो तुमसे कह रहा है एक आईएएस ऑफिसर के लिए जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं उसको सही तरीके से परफॉर्म कर दो। जो तुम्हारे ऑफिस आ रहा है, जो मदद मांग रहा है उसकी मदद कर दो, जो तुम्हें फंड एलोकेट हुआ है वो उन तक पहुंचा दो। अगर इतना भी कर लो देश अपने आप आगे चल जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑफिसर्स को डिसीजंस लेने पड़ते हैं, निर्णय, और कई बार उस समय नहीं पता चलता कि निर्णय सही है या गलत है। तो यहां कहा जाता है कि अगर आप एक एथिकल डिसीजन ले रहे हैं तो आप विरोधों का भी सामना कर लेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं, एक ऑफिसर हैं आप जो किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं। एक छोटा सा अब आप समझना कि मैंने ये 2 शब्दों के अंदर ही पूरे 250 मार्क्स क्यों समेटे हैं, इसको जानने समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑफिसर हैं और आपकी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, ये आप ऑफिसर हैं, आपकी ड्यूटी लग गई है, आप किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आपका एक जो सेगमेंट है, बट आप एक अच्छे ऑफिसर हैं। सामने से एक कोई रैली निकल रही है और रैली के लिए आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। अब वो किसी भी एक्स रिलीजन की रैली हो सकती है, ठीक है, किसी की भी रैली हो सकती है, XYZ कोई भी हो। तो आपने कुछ रूल्स बनाए हैं कि भाई शाम को 7 बजे तक ये खत्म हो जाना चाहिए। ये आपने रूट फिक्स कर दिए। आपने क्या किया, पुलिस वालों की मदद ली, पुलिस प्रशासन से क्या होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन रख दिए, फोर्स आपने लगा दिया। लेकिन ये जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, हम इसको बहुत देर तक करना चाहते हैं, अपने ढंग से करना चाहते हैं। और आपके सामने की आप लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं, जो आप जो हैं क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं, सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपने कहा कि हम आपको ये रूट बता दे रहे हैं, ये रूल एंड रेगुलेशंस हैं, इतने बजे तक आप जो करना चाहें आप वो करें, ठीक है, इतने हमारे सेगमेंट, आप इस रास्ते से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ग्रुप है वो कह रहा है नहीं, हमें अपना मन का ये करना है, हम और देर तक करना चाहते हैं, हम और उल्लास मनाना चाहते हैं, हम अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं, XYZ। आपने कहा नहीं, इससे दूसरा जो धर्म है या जो दूसरा रिलीजन है उसको तकलीफ हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। अब ये लोग इकट्ठा हो गए, अब इन्होंने आपके ऊपर दबाव बना दिया। इन्हें बाद में पता चला कि आप इनके रिलीजन से नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, कई ऑफिसर से बात करने के बाद आप इनके रिलीजन के नहीं हैं, तो आपके ऊपर ये तुरंत आरोप लग जाएगा कि ये दूसरे धर्म का, इसलिए हमारे को परेशान कर रहा है। ये ऑफिसर को बहुत झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। समाज, अभी इंडियन सोसाइटी में घुसोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये है क्या। बेसिकली ये तुम्हारा रंगमंच है, इसीलिए सबसे पहले इंडियन सोसाइटी शुरू कर रहा हूं। ये रंगमंच है, यहीं पे तुम्हें सब चीजें समझनी है। तो अब इसने तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दिया, और झूठा आरोप लगा दिया कि देखो ये दूसरे धर्म का, इसलिए हमें परेशान कर रहा है। कोई भी कह सकता है इस मामले में। अब आरोप लगाना तो बहुत आसान है, वो तो किसी के ऊपर भी तुम लगा दो। लेकिन अगर आपने जो डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है, अगर वो किसी मैनुअल या किसी नीतियों के अंतर्गत लिया है, एथिकल है, यानी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, तो आप कहेंगे मेरा निर्णय सही, आपको जो कहना है आप कहते रहिए। कल को बात बिगड़ गई और आपके ऊपर जांच भी बैठ गई, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि आपने रूल्स फॉलो किए या नहीं किए। आपने कहा हाँ, आपसे पूछा गया क्या आपने पहले बता दिया था कि ये 7 बजे 8 बजे तक ये खत्म हो जाएगा, आप दिखा देंगे हाँ साहब हमने किया। आपने चेतावनी दी, हाँ दिया। आपने पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया, हाँ किया। तो सबसे पहले जब जांच की जाएगी तो देखा जाएगा कि निर्णय लेने के जो तरीके हैं, निर्णय कभी डायरेक्टली नहीं लिया जाता, निर्णय हमेशा तरीकों से लिया जाता है। तो आपने जो निर्णय लिया, जो डिसीजन लिया, वो सही है या नहीं, आपने उसको सही तरीके से फॉलो किया या नहीं किया। तो उस समय हमें नहीं पता कौन सी, हो सकता है भीड़ भड़क जाए, हो सकता है हिंसा हो जाए, हो सकता है उपद्रव हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने निर्णय जब लिया तो आपने प्रोसीड्योर यानी कि स्टेप्स फॉलो किए, और जब ये चेक किया जाएगा हाँ आपने सारे स्टेप फॉलो किए, आपको क्लीन चिट मिल जाएगी, जाइए आप बिल्कुल ठीक हैं, आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। क्योंकि आपको अपनी सर्विस में ऐसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जहां पर आपके पास कोई रिटन मैनुअल नहीं होगा, बस आपको निर्णय लेते समय प्रोसीड्योर यानी कि जो प्रक्रम है उसको सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। सो जो जीएस पेपर 4 है वो बेसिकली आपका बहुत कोर सब्जेक्ट है। ये बताता है कि ऑफिसर को निर्णय कैसे लेने चाहिए, ऑफिसर कैसा होना चाहिए, निर्णय लेते समय किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। अब एक और छोटी सी बात देखते हैं।
ये सब्जेक्ट वास्तव में बहुत दिल से सीखने वाला सब्जेक्ट है जो जीएस पेपर 4 है। आप एक ऑफिसर हैं, डीएम हैं, आपके अंदर वहां का रसद विभाग यानी कि जो खाना वाना दिया जाता है वो उसके आपके अंडर में आता है। आप अपने ऑफिस से निकल रहे हैं, आपके घर पे पार्टी है, और अचानक से आपके सामने एक बुढ़िया माई आ जाती है। ठीक है, एक बुढ़िया माई स्माइल नहीं कर रही है, भूखी है। ठीक है, तो ये भूखी है और आपकी गाड़ी को रोकती है। वो कहती है कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मुझे आप जो वृद्धों को खाना दिया जाता है आप वो मुझे दिलवा दो। आप इससे कहते हो कि आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा? बोले वो गई थी ऑफिस में, वो बड़े बाबू ने कुछ मांगा भगा दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप इसको प्रोसेस में आप फोन भी करा दो, आपको अपने घर पार्टी में जाना, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, और ये सच्ची घटना पे बता रहा हूं। तो आपने इसकी स्थिति का अवलोकन नहीं किया, बोला आप ये चले जाओ, ये बड़े बाबू यहां बैठते हैं, इनका नाम XYZ है, इनसे फॉर्म भरा लो, फॉर्म जब भर दोगी या किसी से भरवा लोगी, मेरे पास पेपर आएगा, मैं साइन कर दूंगा, तुम्हें जो फ्री में खाना मिल जाएगा। इस घटना में जानते हो क्या हुआ? सच्ची घटना, ये भूख से मर गई। ये भूख से मर गई। हंस रहे हो? ये सच्ची घटना है। और एक बच्चा भी मर गया भूख से। ये हमारे देश की सच्ची घटना है। ये 3 दिन से भूखी थी, अगर इसको तत्काल मदद मिल जाती तो नहीं मरती। आपने इसको भेज दिया, जाइए अब अगले दिन ऑफिस खुलेगा, पेपर साइन कराइए, क्योंकि आप नियमों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, आपने नियमों का पालन किया कि पेपर आएगा तभी मैं करूंगा, लेकिन उसकी भूख ने उसका इंतजार नहीं किया। 3 दिन से भूखी थी, अगर रात में उसको खाना मिल गया होता तो, या उसके बच्चों को मिल गया होता तो ये जीवित रह जाती, और ये क्या, वो मर गई। जब ये बात इसको पता चली तो इसके सामने बहुत अंदर से आदमी को दुख तो होता ही है बहुत ज्यादा कि काश, लेकिन एक बार प्राण चले गए तो चले गए, उसको दोबारा तो बचा नहीं सकते। तो यहां आपको यह भी सीखना पड़ेगा कि कोई नियम से निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन एक निर्णय कॉन्शियसनेस से लिया जाता है। इस सब्जेक्ट को आप जितना हल्के में लेंगे, ये आपको उतना हल्के में ले लेगा। ये बहुत लर्निंग कैपेसिटी, ऑफिसर्स को अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो वहां निर्णय लेते समय कि क्या कोई, ठीक है नियम कानून पालन कराना जरूरी, कल को मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे भ्रष्टाचार का कि देखो ये फ्री में खाना बांट रहा है अपने लोगों को, लेकिन हमें उस समय यह भी निर्णय लेना है कि इसकी जान बचाई जा सके, तत्कालिक कोई व्यवस्था की जा सके कि आज इसके और इसके जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको खाना मिल जाए। क्योंकि अंत में इसी का ही स्टेटमेंट है कि मैं पूरे जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर एक बोझ आप ऐसा लेके चलते हैं जो आपको जीते जी मारता रहता है, अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। आपकी सर्विस में ऐसे बहुत से क्षण आएंगे जहां आप अकेले रोएंगे, जहां आप किसी को नहीं कह पाएंगे, आपको पता होता है कि आप कर सकते थे, आप नहीं कर पाएंगे, और वो क्षण आपको डील करने पड़ेंगे आपकी सर्विस में। इसीलिए ये सर्विस जो है वो स्टील फ्रेम कही जाती है, आपको अंदर से स्टील का बनना पड़ेगा। और ऐसी सच्ची घटना है, ठीक है, कावेरी डैम की ऊंचाई बढ़ाई जानी थी। ये मैं बात नहीं कर, मैं डीएम के, वहां के जो डीएम था उस समय, मैं उसकी डायरी की बात कर रहा हूं। तो ये हुआ कि उस इलाके में कई आदिवासी रहते थे, पहाड़ पे आदिवासी रहते थे। जब जल स्तर बढ़ेगा तो वो सब डूब जाएंगे। तो ये हुआ कि समझाया जाए, तो कुछ लोगों को समझाया गया, फिर नहीं माने, वो लोग बोले नहीं हम जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे। सरकार ने कहा नहीं हमें ये करना ही करना है चाहे जो हो जाए। तो निर्णय देखिए आपको कैसे करने पड़ते हैं। तो अब पुलिस लगाया गया, मारा पीटा गया, तो कई लोग तो छोड़ छाड़ के चले गए। कुछ परिवार ऐसे थे जो वहां से नहीं हिले। अब ये हुआ कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। बोला इनको डराया धमकाया जाए, पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। रात में पानी छोड़ देंगे तो ये जब देखेंगे अब सरकार मान नहीं रही, अब छोड़े तो भाग जाएंगे। और रात में पानी छोड़ने का आदेश दे दिया गया। पानी तेजी से आगे बढ़ा और 76 फैमिलीज जल समाधि ले ली। 76 फैमिलीज खत्म। बाद में ये लिखता है कि मैं पूरे जीते जी वो चीखें, वो अपने अंदर यातना देता रहा अपने आप को। मैं कभी नहीं भूल पाया कि मेरे एक डिसीजन या इस तरह से मुझे जो लेना था वो व्यक्तिगत, सरकार के डिसीजन तो उसने पूरे करा दिए, लेकिन हम एक इंसान भी हैं, हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, ममता है, दया है। बोला मैं जीते जी ये घटना नहीं भूल सकता। और बाद में वो डिप्रेशन का शिकार और तमाम तरह का ये।
तो आप जब इस यूपीएससी में आ रहे हो तो आपकी जो ये जो समाज है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, इंडियन सोसाइटी, ये एक रंगमंच की तरह है। रंगमंच का मतलब होता है जहां प्ले खेला जाता है। तो ये बेसिकली एक ऑफिसर का रंगमंच है। जो सोसाइटी हमें दिख रही है ना, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूं कि आप में से कई लोग आईएएस की तैयारी करना, आपने घर में बताया होगा कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं। कुछ लोग तुम्हारे ही अपने रिश्तेदार, जिन्होंने कल तुम्हें गोद में खिलाया होगा, बिस्किट खिलाया होगा, आइसक्रीम खिलाया होगा, जब आपने उनके सामने अपने निर्णय की बात कही तो कई लोगों ने तुम्हारा विरोध भी करना शुरू कर दिया होगा। कई ने तुम्हारे अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क करने, कई लोगों ने सपोर्ट भी किया होगा। कई लोगों ने तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल डाली होगी, तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया तो तुम ये नहीं कर सकते। कई लोगों ने तुम्हारा भविष्य भी बता दिया होगा, बर्बाद हो जाएगा, शादी कर दो या ये कर दो, कहीं दुकान पे काम पे लगा दो, हुआ होगा। तो ये तो एक छोटा सा कैरेक्टर है कि तुम्हारे खानदान भर में 8, 10, 12 लोग जो तुम्हें जानते कि तुमने उनके सामने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, ये मेरा सपना है, और वो 10-12 लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से देखा। हर किसी ने अपने पर्सपेक्टिव से देखा। कोई तुम्हारा रिश्तेदार रहा होगा जिसने तुम्हारे बारे में, अरे कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो, हर कोई आईएएस नहीं बनता है, ये बोला होगा। कई ने कहा होगा अरे लड़की बिगड़ जाएगी, बाहर निकलेगी, दिल्ली नोएडा जाएगी, ये बोला होगा। कोई बोले कि घूमने जा रहा है, पढ़ने वढ़ना थोड़े ना, यहाँ कहाँ नहीं पढ़ा, कभी कॉलेज में टॉप नहीं किया, कौन सा वहाँ आईएएस बन जाएगा, ये भी बोला होगा। किसी ने बोला होगा माँ बाबूजी का पैसा फूकने जा रहे हैं, ये भी बोला होगा, सुना होगा सबने। अरे नहीं तो भी एक आध अटेम्प्ट दे लो, फिर सुनना शुरू कर दोगे। तो अब इसका सीधा सा मतलब है तुम्हारे डिसीजंस पे 10 अगर लोग हैं, 10 लोगों को तुमने बताया है, तो 10 लोगों का जो एक व्यू है वो बिल्कुल अलग है। कोई तुम्हारा अपोज कर रहा है, कोई तुम्हारा समर्थन कर रहा है, कोई न्यूट्रल। बोले भैया उनके माँ बाप का पैसा वो पढ़ाए चाहे ना पढ़ा, हमसे क्या लेना देना, ऐसे बोला होगा। हमसे क्या मतलब, बन गए तो भैया अच्छा है, नहीं बने तो भी अच्छा है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो अब अंदाजा लगाओ कि जिस सोसाइटी में तुम सर्व करने जा रहे हो, जिसके लिए तुम्हारे नाम के साथ लगेगा लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक जो वर्ड है जो इस समाज में रहती है वो बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर की होगी। अब तुमने एक डिसीजन लिया, ना तुमने किसी की भैंस खोली, ना तुमने किसी की गाय बेच दी, कुछ नहीं किया, तुमने एक डिसीजन लिया और तुम्हारे डिसीजन पे 10 लोगों के 10 अलग अलग व्यू हैं। कोई सपोर्ट में, कोई अपोज में, कोई न्यूट्रल है। सेम जब तुम सोचो कि तुम्हारे अंडर में लाखों लोग होंगे और तुम्हें डिसीजन लेना होगा, तो ये डिसीजन कितने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ये तो तुम्हारे रिश्तेदार थे जो तुम्हें जानते थे, और जो तुम्हें जानते नहीं है वो भी क्या करेंगे, तुम्हारे लिए बहुत ढेर सारा अपोज क्रिएट करना शुरू कर देंगे, और बहुत गहराई तक चले जाते हैं वो लोग, जर धर्म जाति। थोड़े दिनों पहले एक ऑफिसर थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, एनसीबी के, महाराष्ट्र में। उन्होंने एक जाने माने अभिनेता के लड़के को पकड़ लिया ड्रग्स के केस में, और उस अभिनेता के जो संबंध थे वो एक महाराष्ट्र के मंत्री जो अब जेल में हैं उनके साथ बड़े गहरे थे। उस पार्टी वो सत्ता में थी, थोड़ा जाके सर्च करना पता चल जाएगा। उन दिनों न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया से लेकर हर जगह उस अधिकारी के परिवार की ऐसी तैसी कर दी गई। उसकी कुंडली, बाप ने कितनी शादी की, कौन है, क्या है, किससे मिले, कहाँ गए, मतलब उसका पूरा कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दिया, पूरा कैरेक्टर एसेसिनेशन, क्योंकि उसने एक बड़ी मछली पे हाथ डाल दिया था, बस इतना ही किया था। तो जो आपका जो ये पूरा सर्विस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इस मामले में, क्योंकि इस सोसाइटी में अब वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। कई लोगों ने उस पर आरोप लगा दिया घूस लेके फलाने अभिनेता से उसको परेशान कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो उसको देखने वाले अलग अलग तरीके से आपको देखेंगे। तो आपको उस समय क्या करना होता है, आपको उस समय अपने आप को एक पैटर्न से फॉलो कराना होता है, आपको एक तरीका ढूंढना होता है कि मुझे क्या करना है। तो कई तरह के डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे अपने समाज में। एक, जब डिसीजन लेते समय आप प्रोसीड्योर फॉलो करें, तरीके फॉलो करें। अगर आपका प्रोसीड्योर यानी आपके तरीके सही हैं तो कल को कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, जांच अगर बैठेगी तो आप उसमें बरी हो जाओगे। दूसरा, कई बार कुछ निर्णय कॉन्शियसनेस को बहुत प्रभावित करते हैं, हमारी चेतनाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे इस केस में। तो अब कुछ भी हो गया, उस समय लगता है कि काश रुक के थोड़ी सी मदद कर दी होती, कोई तरीका निकाल लिया होता, अपने ऑफिसर होने का कुछ तो मैं फायदा कर सकता था, इस महिला को मैं कुछ मदद दे सकता, इसके घर में चूल्हा जल जाता तो ये मरती नहीं, क्योंकि प्राण चले जाने के बाद हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम उसको खींच के वापस लेकर आ सकें। सो ये कॉन्शियसनेस पे बोझ हो जाता है, और ये जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस बेस पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे करना है। कई बार आप
अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे गलत साबित हो जाते हो, लेकिन कॉन्शियसनेस पे आप सही होते हो। तो निर्णय भी कई बार सरकार के लिए वो सही है, लेकिन आपके लिए गलत है। आपके लिए सही है, सरकार के लिए गलत हो जाता है। तो जांच बैठ जाती है। आपने देखा होगा कई ऑफिसर्स के ऊपर जो है इंक्वायरीज बैठ जाती हैं। तो इसकी कंडीशन में जो जिस क्षेत्र में आप एंटर करने जा रहे हो वो इंडियन सोसाइटी है, जो जहाँ पे आपका रंगमंच है, और यहाँ पे बड़े डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, और इनके बीच में जब तुम्हें डील करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि तकलीफ कितनी ज़्यादा है। जैसे आपने आजकल की डेट में बहुत सी वेब सीरीज आने लगी हैं, भोकाल और ये सब आप लोगों ने कभी देखी होगी। तो अपराध करने वाला भी इसी समाज में है, अपराधी को संरक्षण देने वाला भी इसी समाज में है। जब वो नए नए आईपीएस बन के जाते हैं तो उन्हीं के ही डिपार्टमेंट के लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की मुखबरी कर देते हैं। आपने देखा होगा वेब सीरीज, उनकी जान जाते जाते बचती है, उनके मूवमेंट का पता चल जाता है। उन्हीं के ही जो मंत्री हैं वही, पता चला अपराधी को वही पाल रहे हैं, अपराधी उन्हीं के दम पे उछल रहा है। तो ऐसे में आपको नेक्सस से लड़ना पड़ता है। तो वहां पे क्या होगा, अगर आप इंटरनली बहुत मजबूत हैं तो आप लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जब ऐसे चल रहा है वैसे चलने दो तो फिर बात वहीं की वहीं खराब हो जाती है। और फिर वो अपराधी, माफिया, वो जो लीडर है वो क्या करता है, इसका सिचुएशन का फायदा उठा लेता है। तो एथिक्स और इंटीग्रिटी आपको ये सिखाती है कि बेसिकली आप क्या सर्कमटेंसेस को, यानी जो यथास्थिति उसको स्वीकार करने वाले हैं या उसको बदलाव करने वाले हैं। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत लंबे समय से इसका अभाव रहा है कि हम लोग सिचुएशन को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। हमें लगता है कि जो भी चीज है वो चलने दो, क्योंकि प्रोसीड्योर प्रोसेस इतना ज्यादा टफ है। बट आज की डेट में नए रास्ते निकल आए हैं। जैसे आज का आपने देखा होगा बहुत से ऑफिसर सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं। क्यों फेमस हैं? क्योंकि उनके साथ जनता का एक विश्वास जुड़ जाता है, वो उनके रोल मॉडल हो जाते हैं। उन्हें पता है कि इससे उनके ऊपर जो दबाव आ रहा है वो हम काफी कम कर पाएंगे। कल को हमारे साथ कोई बात हुई, कल को किसी ने मान लो आरोप लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो जनता हमारे साथ खड़ी है। और पब्लिक जिसके साथ डेमोक्रेसी में खड़ी है, तो एक माफिया जब हमारे यहाँ नेता बन सकता है, मंत्री बन सकता है, जनता खड़ी हो जाती तो कुछ भी कर सकता है। वो जिसके ऊपर रेप के चार्जेस है वो महिला कल्याण मंत्री बन जाता है। बताइए, हमारे देश की विडंबना है। जो पढ़ा लिखा नहीं वो शिक्षा मंत्री बन जाता है हमारे यहाँ, वो शिक्षा की नीतियां बनाने लगता है। तो ये हमारे देश की स्थिति है। तो ऑफिसर्स ने भी समझ लिया कि भाई हमें अपना पब्लिक डोमेन इंटरेस्ट जो है हम कर रहे हैं वो दुनिया को बताएं। और दूसरा ये भी हो रहा है कि इसको देखकर लोग परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो यथास्थिति है वो लोगों को बहुत ज्यादा उदासीन कर देती है। इस देश में कुछ नहीं हो सकता, ये बात हम बोलते हैं, इस देश का यार कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चलेगा। तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को सिर्फ कुछ खंड मत समझो कि इतना टॉपिक पढ़ लिया। सबसे पहले मुझे ये क्यों पढ़ना है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर मैंने कहा हाथ क्रॉस होना ही नहीं चाहिए मेरी क्लास में, लिखते रहो। मैंने जितनी बातें कही अभी मैं बोर्ड पे बुला के लिखवाऊंगा। नहीं लिखा तुमने, मैं देख रहा हूं सबको ध्यान से। कितनी बातें मैंने, निर्णय लेने का सबसे बड़ा तरीका तुम्हें बता दिया। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं? हैं? कितने प्रकार के? कौन कौन से? एक प्रशासनिक और दूसरा, मैंने वर्ड यूज नहीं किया सामाजिक स्तर पे। प्रशासन और समाज अलग हो जाएगा क्या? यही मैंने कहा, आप पूरे 1 साल पढ़ने के बाद आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, एक्टिव लर्निंग नहीं करोगे।